जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के रिजल्ट के विषय में हमारे द्वारा जो ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है उसी के क्रम में आज सुबह योगी जी ने राधा अष्टमी की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। तो उसी के नीचे हमने ट्वीट किया है। ट्वीट करने से होता क्या है, आप इस बात को समझिए। जैसे योगी जी ने अपनी किसी नीति को लेके या किसी बधाई संदेश को लेके ट्वीट किया, तो जो जनसमूह होता है वो कमेंट पढ़ना चाहता है कि लोगों ने कमेंट में इसके विषय में क्या लिखा है। आप भी जब कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे तो उसमें कमेंट बॉक्स को जरूर क्लिक करते हैं कि लोगों की इस वीडियो के विषय में क्या राय है। तो योगी जी ने राधाष्टमी की बधाई दी है और उसके नीचे हमने एक ट्वीट किया है। तो जो लोग आएंगे वो इसको भी पढ़ेंगे और उस पर एक जनमत तैयार होता है और जिनको टैग किया जाता है वो तो उस ट्वीट पर संज्ञान लेते ही हैं। तो हमने जो ट्वीट किया है उसको आप देख लीजिए। ये रहा ट्वीट पूरा। ये ऊपर योगी जी का ट्वीट है और नीचे हमारा है कि श्रीमान जी, राजनीति और धर्म दोनों अलग चीज़ें हैं। राजनीति धर्मयुक्त अवश्य होनी चाहिए, किंतु अगर राजनीति पूरी तरह धर्म के आवरण में छिप जाए तो जन कल्याण संभव नहीं है। राम जी भी कह सकते थे अपनी प्रजा से कि बैठ के भगवान का भजन करिए। कृष्ण जी भी कह सकते थे कुरुक्षेत्र की क्या आवश्यकता है, परमात्मा का भजन करो, योग करो, ध्यान करो। सरकार को सरकार वाले कार्य करने चाहिए। सरकार पुजारी वाले कार्य तो नहीं कर सकती है। अब योगी जी के हैंडल से अगर बधाई दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु उसके साथ सरकार को अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जिसके लिए युवाओं ने सरकार को वोट दिया है। भजन, पूजा, ध्यान, धर्म, अध्यात्म ये सब व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं और सभी अपने जीवन में अपने विचारों के अनुसार उसका पालन करते भी हैं। तो योगी जी अगर बधाई दे रहे हैं तो योगी जी को ये भी देखना चाहिए कि 3 साल हो गया, 4 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति अपनी रोटी नहीं खा पा रहा है। आप उससे कह रहे हैं भजन करो, ध्यान करो। अब जो शूर्पणखा थी वो इसलिए तो चिढ़ गई थी, वो कामुक हो रही थी और वहाँ उसकी पीड़ा को देखने वाला, समझने वाला कोई था नहीं। राम एक पत्नी व्रत थे और लक्ष्मण भी विवाहित थे। राम जी ने कहा भी था कि मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, उधर जाके पूछ लो लक्ष्मण जी से। तो जब राम एक पत्नी व्रत हैं तो सीधी सी बात है उनके भाई भी एक पत्नी व्रत होंगे। और जब शूर्पणखा उधर गई है तो वहाँ लक्ष्मण जी ने कह दिया है कि स्वामी को छोड़ के दास के पास कहाँ चली आई। तो शूर्पणखा को लगा कि उसका अपमान हो गया है और जाके उसने ये बात रावण को लगा दी कि एक बड़ी सुंदर स्त्री आई है, मैंने सोचा भैया के लिए ले चलूं और मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। क्या बात थी, क्या बात बना दी गई। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ से पीड़ित होता है उस चीज़ को ध्यान में रखकर, उस समस्या को ध्यान में रखकर उपदेश करना चाहिए। कामुक व्यक्ति को आप धर्म का उपदेश करें, उसकी समझ में नहीं आएगा। अब कोई व्यक्ति जो भूख से पीड़ित है, आप उसको धर्म का उपदेश करें तो उसे तो पहले रोटी चाहिए। अब अभ्यर्थी को रिजल्ट चाहिए। जैसे नेतागण होते हैं फटाफट अपने चुनाव करवाते हैं, एक पूरा कैलेंडर बन के आ जाता है, अमुक अमुक तिथि को वोट होंगे, अमुक अमुक तिथि को मतगणना होगी, कहीं कोई विलंब नहीं है, कहीं कोई देरी नहीं है। लेकिन छात्रों के मामले में इन नेताओं को पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है। इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि लोग घर में कैसे रोटी खाएंगे। बस बधाई दे दी, इनका काम हो गया। इनका ये दायित्व तो नहीं है कि ये देखें कि जो संस्था बनी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए वो अपना कार्य कैसे कर रही है। कृष्ण जी इसको देखेंगे कि आयोग कैसे कार्य कर रहा है।
कृष्ण जी ने ही तो जनता के माध्यम से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब योगी जी अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ट्वीट पर आते हैं। तो राजनीति धर्मयुक्त अवश्य होनी चाहिए, किंतु अगर राजनीति पूरी तरह धर्म के आवरण में छिप जाए तो जन कल्याण संभव नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको रोजगार और विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 जुलाई 2022 में आया था। 3 वर्ष बाद 16-17 अप्रैल 2025 को परीक्षा हुई और 4 महीने बीतने के बाद भी रिजल्ट कब आएगा कुछ पता नहीं है। फिर हमने लिखा है, श्रीमान जी दरिद्रता बड़ी कष्टपूर्ण होती है। सुदामा को भी अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ जाना पड़ गया था। तो अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कह रहे थे कि शूर्पणखा कामातुर हो रही थी, वहां उसे धर्म का उपदेश नहीं चाहिए था। सुदामा भी दरिद्री हो गए थे और उस दरिद्रता के संकट से निकलने के लिए ही अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास गए थे। तो ये कहना कि धर्म ही सब कुछ है, जीवन के लिए भौतिक आवश्यकताएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात ही धर्माचरण संभव है। धन के अभाव में धर्म बिक जाता है। धन के अभाव में धर्म बिक जाता है। आप धार्मिक आचरण कर ही नहीं पाएंगे। आप सारा दिन परेशान रहेंगे रोटी को लेके। दरिद्री व्यक्ति भोजन के विषय में चिंतन करेगा या धर्म के विषय में चिंतन करेगा। तो हमने इसमें लिखा है कि सुदामा को भी अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ जाना पड़ गया था। केवल भक्ति से समाज नहीं चलता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की ओर ध्यान देकर इसका अतिशीघ्र निस्तारण करा दीजिए। फिर हमने नीचे लिखा है कि धर्म व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए होता है, समाज के लिए धर्म का कोई औचित्य नहीं है। समाज के लिए तो कानून का औचित्य है। अगर आप अपराध करते हैं तो आपको पुजारी की अदालत में लेके नहीं जाएंगे, आपको सेशन कोर्ट में लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो समाज के लिए कानून चाहिए और कानून के अनुसार कार्य करने वाली संस्था चाहिए। तो हमने लिखा है कि समाज के लिए धर्म का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि समाज मूलभूत समस्याओं पर टिका होता है और उनके निवारण पर ही उसे शांति का अनुभव होता है। कृष्ण जी कह सकते थे पांडवों से, क्या करोगे 5 गांव लेके, मैं स्वयं साक्षात परम ब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन नहीं, जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति सबसे पहले होनी चाहिए। भूखे व्यक्ति से आप कहेंगे माला जपो तो वह आपको श्राप दे देगा। भूखे व्यक्ति को रोटी चाहिए। जैसे आज जो सत्ता में नहीं है उन्हें सत्ता चाहिए, और सत्ता सदा किसी की नहीं रहती है। इसलिए जो सत्ता में हैं उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। तो ये तो हमारा पूरा ट्वीट हो गया। कितना व्यू हुआ है? 329 व्यू हुआ है, 5 लाइक्स हुए हैं, 2 रीपोस्ट हुए हैं। नीचे किसी ने कमेंट किया है, अली अफसर भाई लाजवाब, सच में मजा आ गया। हाँ तो ठीक है, सही बात में तो मजा आता ही है। जीवन के लिए भौतिक आवश्यकताएं पहले होती हैं, अन्य चीजें बाद में आती हैं। अगर आप दिन में पूजा नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंतःकरण में भगवान का स्मरण करिए, कर्मकांड मत करिए। भगवान कब कह रहे हैं कि मेरा यज्ञ करिए? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदी ऋचाओं पर आधारित है, और जो ऋचाएं होती हैं वो पवित्र श्लोक होते हैं। ऋग्वेद में कोई कर्मकांड नहीं है। सारा कर्मकांड उत्तरवैदिक काल से शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए ये वाली बात भी। सारा कर्मकांड उत्तरवैदिक कालीन है। ऋग्वेद में कोई कर्मकांड नहीं है, पूरा प्रकृति पूजा है। सारे जो देवता हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। लेकिन बाद को कर्मकांड हावी हो गया, यज्ञ बलि प्रथा हावी हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम तो अपनी तरफ से ट्वीट कर रहे हैं, आपको भी आना चाहिए, यहाँ समर्थन करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, रीपोस्ट करना चाहिए, जिससे शासन स्तर तक ये बात एक बड़े जन समुदाय के माध्यम से पहुंचे और इस पर और गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर हम ट्वीट कर रहे हैं तो शासन स्तर पर ये पढ़े जाते हैं और कार्रवाई होती है। एक दूसरी चीज उसको भी देख लीजिए।
कि खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आने वाली है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम आने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। आईएएस से अच्छी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है, क्योंकि आप इसमें दूसरों का कैरियर बनाते हैं। अगर आपके भीतर मेधा शक्ति है तो असिस्टेंट प्रोफेसर से अच्छी कोई नौकरी आपके लिए नहीं हो सकती। किंतु अवसर इतने सीमित हैं, पोस्ट इतनी कम आती है और इतने साल लग जाते हैं भर्ती होने में, तो आप केवल इसी पोस्ट के सहारे, इसी पद के सहारे नहीं बैठे रह सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि जीवन के लिए भौतिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये सामाजिक समस्याएं अंत में इतनी गंभीर होती हैं कि मानसिक रूप से बीमार कर देती हैं। तो जैसे एक लड़का था सौरभ श्रीवास्तव, 2018 में जब हम स्वयं प्रीलिम दे रहे थे, उसी समय हमने पहली बार 10 छात्रों का एक बैच बनाया था पीसीएस प्रीलिम के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति स्वयं परीक्षा दे रहा हो और उसी परीक्षा के लिए दूसरों को गाइड कर रहा हो, लेकिन हमने पहली बार जब हम स्वयं प्री दे रहे थे और हमने अन्य छात्रों को भी 10 छात्रों का एक बैच बना के उनको भी गाइड किया प्रीलिम के लिए। ये वो छात्र थे जिन्होंने पहले कभी मेंस नहीं लिखा था, और ये 10 छात्रों में से पहली बार 6 ने मेंस लिखा, और हमारा भी प्री क्लियर हुआ 2018 वाला। हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस के 5 मेंस दिए हैं, लेकिन आयोग में भ्रष्टाचार इतना है। प्रीलिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है, उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती। उसमें आप अपने सवाल गिन लेते हैं कि मेरे इतने सवाल ठीक हैं, कट ऑफ कितना गया, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन जैसे ही हम मेंस पर उतरते हैं स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। मेंस में कॉपी चेक करने के लिए यही असिस्टेंट प्रोफेसर जाते हैं, और आप इतिहास जानते हैं कि पिछले आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए हैं ये कितने भ्रष्टाचार से भर्ती हुए हैं। ये जो विज्ञापन संख्या 51 है, इसके पेपर को बेचने में भी विज्ञापन संख्या 50 के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर पकड़े गए। तो वहाँ जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पेपर बनाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और फिर आयोग के कर्मचारियों की गड़बड़ी, उसी गड़बड़ी के लिए योगी जी ने कहा था कि अनिल यादव के भ्रष्टाचार में मुलायम सिंह यादव की पूरी चांडाल चौकड़ी लिप्त है। लेकिन योगी जी ने सीबीआई जांच का अपना वादा पूरा नहीं किया। सीबीआई को अंत में कहना पड़ा कि अगर हमको सहयोग नहीं किया जाएगा तो जांच बंद करनी पड़ेगी। तो मुख्य परीक्षा में जम के भ्रष्टाचार होता है। जब तक हमने मेंस दिए 2018 का स्केलिंग होती थी आयोग में, और 2018 की मेंस की हम कॉपियां स्वयं देखने गए थे, स्केलिंग हुई थी, जबकि विज्ञापन में कहा गया था स्केलिंग नहीं होगी, लेकिन स्केलिंग हुई। तो 2009-10 का मेंस हमने दिया, 16, 17, 18 के मेंस हमने दिए। एक बार तुम्हारे 50 नंबर काट दिए गए मेंस में, एक बार 40 नंबर मेंस में काट दिया गया। स्केलिंग का फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आया, अंत में स्केलिंग को ही हटा दिया गया। तो स्केलिंग की आड़ में लोक सेवा आयोग ने अपनों का चयन किया। तो इसी चीज को आज हमने मोदी जी को लिखा है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए मोदी जी का ट्वीट है ऊपर कि यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में जो होनहार प्रतिभागी आखिरी मेरिट लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाते, उनके लिए प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इसकी मदद से उन्हें नए अवसर मिलने लगे हैं। हमने मोदी जी की बात को पूरा कर दिया है। नीचे मोदी जी बात कह नहीं पाए, वो बात हमने कह दी है, उसको आप पढ़ लीजिए। हमने लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, उनकी प्रारंभिक परीक्षा पास करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। कभी 5 लाख होती है, कभी 7 लाख होती है, कभी 10 लाख होती है, और जबकि मुख्य परीक्षा हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुछ हजार में होती है। कभी 4000, कभी 5000, कभी 7000, और कभी बहुत सीटें ज़्यादा आ जाती हैं तो 10-12 हज़ार तक पहुंच जाती है, 14,000 भी पहुंच जाती है, लेकिन रेयर होता है वो। ज़्यादातर मेंस लिखने वालों की संख्या 5, 6 या 7 हज़ार ही होती है।
तो हमने इसमें लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थी कुछ हजार की संख्या में होते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है, अतः उसमें भ्रष्टाचार की संभावना नहीं होती, और इस नाते प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से मेधावी होते हैं। मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को 5 बार उत्तीर्ण करके मेंस लिखा है, किंतु आगे स्केलिंग के चलते नंबरों में कटौती के कारण अंतिम चयन नहीं हो सका। मुख्य परीक्षा में भ्रष्टाचार की संभावना रहती है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच भी चल रही है, इसलिए मुख्य परीक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में परीक्षकों द्वारा नंबरों में हेराफेरी की जाती है, आयोग कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी की जाती है, पेपर आउट किए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक पीसीएस मेंस 2018 पेपर बेचने के आरोप में 9 महीने जेल में रही थी। मेरा विचार है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट के अनुसार सभी नौकरियों में स्थान दिया जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार भ्रष्टाचार की जड़ हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ऊपर अंक पाने वाले को यूपीएससी में जिलाधिकारी और पीसीएस में उप जिलाधिकारी, और सबसे निचले रैंक कम अंक पाने वाले को प्राइमरी टीचर, लेखपाल, कांस्टेबल के रूप में नियुक्त कर देना चाहिए। नीचे हमने लिखा है, ये देख लीजिए 568 व्यू हो गया है, 3 लाइक है, 3 रीपोस्ट है। संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य कोई भी परीक्षा न ली जाए, इससे परीक्षाओं की संख्या भी कम हो जाएगी और अभ्यर्थियों पर परीक्षाओं का बोझ भी कम हो जाएगा। केवल एक परीक्षा से देश और राज्य की सभी नौकरियों में युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार स्थान मिल जाएगा। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक चुनाव के बाद आखिर क्यों नहीं एक परीक्षा की बात की जाती है कि देश में और अन्य राज्यों में केवल एक ही परीक्षा होगी और उस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सभी नौकरियों में भर्ती कर दी जाएगी। परीक्षा चूंकि वस्तुनिष्ठ होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा केवल सामान्य ज्ञान को परखेगी। तत्पश्चात प्रशिक्षण के क्रम में अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। इसको कहते हैं तार्किक चिंतन मनन, जो मोदी जी ने नहीं लिखा। एक परीक्षा ली जाए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, उसी परीक्षा से ये जितने टीजीटी, पीजीटी, कांस्टेबल, लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, जितने भी पद हैं सारे भर दिए जाएं। जिसका जितना मेरिट आए उसके अनुसार उसको पद दे दिया जाए। मेंस का, इंटरव्यू का क्या झंझट है। इंटरव्यू में भ्रष्टाचार होता है, जातिगत भ्रष्टाचार होता है, मेंस में पेपर आउट किए जाते हैं, कॉपियों में स्पेशल निशान बना दिए जाते हैं, उसमें नंबर बढ़ा के दे दिए जाते हैं। जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है तो व्यक्ति के सहारे व्यक्ति का चयन क्यों किया जा रहा है। व्यक्ति के सहारे व्यक्ति का चयन जब जब होगा तब तब भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना भला नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का चयन बिना कुछ लिए दिए कर लेगा। तो कंप्यूटर के माध्यम से चयन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो, कट ऑफ आएगा, सबको पता हो जाएगा मैंने इतने क्वेश्चन सही किए थे, मेरा इसलिए नहीं हुआ या मेरा इसलिए हुआ। और जो टॉप रैंक वाला होगा उसको आईएएस जिलाधिकारी बना दिया जाए, राज्य में उसको उप जिलाधिकारी बना दिया जाए। जो सबसे निचले लेवल वाला होगा उसको प्राइमरी टीचर बना दिया जाए, उससे जो ऊपर वाला होगा उसको टीजीटी दे दिया जाए, उससे ऊपर वाले को पीजीटी दे दिया जाए। क्या जरूरत है शिक्षा आयोग और तमाम आयोगों की, एक ही आयोग से सारी राज्य में भर्ती हो जाएगी। तो ये तो हमारा ट्वीट है। अब इसके अलावा जो हमको एक बात कहनी है आपसे, ये हमारी ट्विटर प्रोफाइल है, 1334 फॉलोवर हैं, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2018 पीसीएस के लिए हमने 10 लड़कों को गाइड किया था। हमने देखा यूट्यूब पर ऐसे ऐसे लड़के तैयारी करवा रहे हैं जिन्होंने कभी प्री नहीं निकाला, जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा, वो खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करवा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी आत्मघाती प्रवृत्ति चल रही है। जिनके अपने कभी प्री नहीं निकले, जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा, भाई आप जब रास्ते पर चलेंगे तभी तो जानेंगे उस पर गड्ढा कहाँ है, और आप लौट के बता देंगे। कुछ आलोचक ऐसे होते हैं, उन्हीं आलोचकों के लिए एक स्क्रीनशॉट ये हमने यहाँ लगाया हुआ है, 16,000 व्यू हुआ है ये वाला, कि आपकी कृपा से डीएसपी की पोस्ट मिली। कुछ आलोचक यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं,
तो व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं वो वैसा ही बोलता है। तो हमारा ये कहना है इस विषय में कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने क्या कर लिया। अरे हमने चल के रास्ते का अनुभव तो किया और लौट के बता तो रहे हैं कि भैया वहाँ पे गड्ढा है, उधर से मत जाओ, इधर से निकल जाओ। अगर तुम भी उसी रास्ते पे वहाँ तक जाओगे तो आपको भी वहाँ से लौटना पड़ेगा, तो आपका भी समय गया। तो जो गुरु होता है वो मार्गदर्शक का कार्य करता है, वो जानता है रास्तों को, और जो 1000 रास्ते चला होता है वही अच्छा गुरु होता है। जिसने एक बार मेंस दिया और जिसने 2 बार मेंस दिया, क्या दोनों में अंतर नहीं होगा? जिसने 2 बार मेंस लिखा है उसका अनुभव ज़्यादा होगा एक बार मेंस लिखने वाले से। जिसने 3 बार मेंस लिखा है उसका उससे ज़्यादा अनुभव होगा 2 बार मेंस लिखने वाले से। जिसने 4 बार मेंस लिखा है उसका 3 वाले से अनुभव ज़्यादा होगा। लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, एक बार एक सीमा पर आकर चीज़ें सैचुरेटेड हो जाती हैं। अब किसी ने 4 मेंस लिखा और कोई कह रहा है मैंने 8 मेंस लिखा तो मैं तुमसे ज़्यादा योग्य हूँ, तो फिर वहाँ योग्यता नहीं आती। 3-4 मेंस लिखा सफिशियंट होता है। अगर आपने 3-4 बार प्रीलिम निकाल लिया सफिशियंट है, फिर सब एक लेवल के हो जाते हैं। तो जो गुरु होता है वो मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो प्रीलिम निकालने के लिए हमको पहले मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे सवाल, कठिन सवाल जो किसी के सही नहीं होते थे, हमारे सही होते थे, लेकिन आसान जो क्वेश्चन होते थे हमारे गलत हो जाते थे। हमारा प्रीलिम नहीं होता था। फिर हमने चिंतन मनन किया, रास्ता खोजा प्रीलिम कैसे निकलता है। उसके बाद हमने कंटिन्यू प्रीलिम निकाले, 16, 17, 18 का कंटिन्यू प्रीलिम निकाला और मेंस लिखा। तो 18 में स्थिति ये थी, PCS 2018 में स्थिति ये थी कि हम अपना प्रीलिम भी दे रहे थे और अन्य 10 छात्रों को गाइड भी कर रहे थे। और हमने उनको गाइड किया, उनमें एक सौरभ भी था, बड़ा दरिद्र अवस्था में हमारे पास आया था कि चयन हो जाए, और इसका प्रीलिम हुआ, मेंस हुआ और फाइनली DSP हो गया। तो ये जो आलोचक होते हैं कि क्या कर लिया, तो उनसे ये पूछना है कि चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा है या चाणक्य बड़ा है। अगर राज्य ही सब कुछ होता, नौकरी ही सब कुछ होती, तो न तो इस सौरभ ने हमको मैसेज किया होता, जो पढ़ लीजिए आप स्क्रीन पे। डेप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यूपी पुलिस, भीमराव अंबेडकर एकेडमी। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। सौरभ श्रीवास्तव, आपसे बात हुई थी 2018 में, आपके प्रीलिम प्रोग्राम का मैं पार्ट था। आपकी कृपा से DSP की पोस्ट मिली है। तो ये पारितोषिक हो गया आपका। कोई DSP आपसे कह रहा है कि आपकी कृपा से DSP की पोस्ट मिली है, तो आप भी पढ़ा के अधिकारी बनाइए लोगों को, वो भी आपको मैसेज करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा है या चाणक्य बड़ा है? अगर राज्य पद ही सबसे अच्छा होता तो बुद्ध राज्य छोड़ के जंगल क्यों जाते? और राज्य पद ही बड़ा होता तो चाणक्य राज्य प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त को राजा सम्राट क्यों बनाता, स्वयं गद्दी पर बैठ जाता। तो गुरु का जो महत्व, गुरु का जो पद है, वो शिष्य कभी उसको नहीं पा सकता, ना उसका उल्लंघन कर सकता है। हमारी वर्तमान स्थिति ये है कि हम गाइड करके आपको अधिकारी बना सकते हैं, समर्थवान बना सकते हैं। सौरभ की तरह आप भी हमको मैसेज करेंगे कि आपकी कृपा से DSP की पोस्ट मिली, SDM की पोस्ट मिली, IAS की पोस्ट मिली, क्योंकि हमारे पास अनुभव है। अब हमारा ये कहना है कि आप लोग केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के भरोसे मत बैठे रह जाना, क्योंकि पोस्ट कम आती है, सालों लग जाते हैं। लोक सेवा आयोग से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आ रही है, उसको देखिए। PCS 25 का प्रीलिम आ रहा है, उसको देखिए। और हमारे लायक जो आवश्यक कार्य होगा वो हम सूचित कर देंगे एक वीडियो के माध्यम से कि हम आपको गाइड कर पाएंगे या समय अभाव से नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने 18, 19, 20, 21, 22 को लगातार गाइड किया था। तो आगे जैसी स्थिति बनेगी एग्जाम के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या अन्य के लिए, क्योंकि हमने देखा ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी प्रीलिम नहीं निकाला, कभी मेंस नहीं लिखा, कभी इंटरव्यू नहीं दिया। हमने GDC का इंटरव्यू दिया, लोक सेवा आयोग में हायर एजुकेशन का इंटरव्यू दिया। और एक बात, खंड शिक्षा अधिकारी में हिंदी का बड़ा महत्व है। PCS में हिंदी में और निबंध में हमारे हाईएस्ट मार्क्स हैं, 9, 10, 16, 17, 18। सारी मार्कशीट हम एक दिन किसी वीडियो में आपको दिखा देंगे। वैसे सारी मार्कशीट हमने फेसबुक के ग्रुप में डाली हुई हैं, पोस्ट की हुई हैं, उसी पोस्ट को लाइव आपको दिखा देंगे। तो आप देख लेंगे कि हिंदी में हमारे 107 मार्क्स हैं, 150 में PCS में हाईएस्ट मार्क्स है हमारा।
निबंध में हाईएस्ट मार्क्स है हमारा पीसीएस में। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या पीसीएस के लिए हिंदी और निबंध अगर आपके मजबूत हो जाएंगे और जीएस में अच्छे नंबर ले आएंगे, क्योंकि अब स्केलिंग नहीं है तो चयन आसान हो जाएगा। हमारे टाइम में स्केलिंग थी, नंबर क्यों काट दिया गया इसका आरटीआई से कोई जवाब नहीं मिलता था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, लेकिन इसके भरोसे मत बैठे रहिए। खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्जाम आ रहा है, पीसीएस का भी आ रहा है, उसको भी देख लीजिए। और ये जो ट्विटर अभियान है इसमें भी समर्थन करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, इसको पोस्ट करिए, आगे बढ़ाइए। तो हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको क्या करना है। और वीडियो के माध्यम से अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो आके ट्वीट पर रिएक्ट करिए, कमेंट करिए, ताकि ये बात शासन तक जाए। तो जैसे सौरभ का मैसेज आया है कि आपकी कृपा से डीएसपी की पोस्ट मिली, तो एक बहुत बड़ा ये इनाम होता है किसी गुरु के लिए कि उसके पढ़ाया हुआ शिष्य डीएसपी हो गया यूपी पुलिस में। और इसके साथ बहुत बातें हुई थी सौरभ के साथ में। हमारा तो शिष्य है, हम तो इससे ऐसे ही बात करेंगे। तो आप समझिए कि जब कोई आप पढ़ा लिखा के किसी को अधिकारी बना देते हैं तो उसकी वैल्यू आपके सामने कुछ नहीं होती है। तो वो व्यक्ति तो एक पद को लेकर जीवन काट रहा है और आप उस जैसे पद वाले 1000 लोगों को बना रहे हैं। तो गुरु में और शिष्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कोई ये कहे कि क्या कर लिया, तो रास्ता चलने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। उसने रास्ता चल के अनुभव लिया और लौट के आपको अनुभव दे रहा है कि वहाँ से न जाना, वहाँ गड्ढा है, अच्छा ठीक है, उधर से नहीं जाएंगे। जैसे आप रास्ता चलते हुए पूछते हैं ये रास्ता किधर गया, ये रास्ता किधर गया, गूगल मैप भी फेल हो जाता है। लेकिन वो जो व्यक्ति बताता है, एक सचेत व्यक्ति आपको बता देता है ऐसे जाना, वहाँ निकल जाना, तो आप गंतव्य पर पहुँच जाते हैं। तो कहीं प्रीलिम निकलवा रहा है कोई, किसी कोचिंग में बैठ के आपका 10 दिन में, हमने इनको 15 दिन पढ़ाया था, 15 दिन में इन लड़कों के प्रीलिम निकल गए। तो खंड शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम के लिए, पीसीएस के प्रीलिम के लिए जैसा होगा एक वीडियो में बता दिया जाएगा। और अपनी मार्कशीट भी हम आपको दिखा देंगे कि मेंस में हमारे कितने मार्क्स हैं। रही बात सिलेक्शन होने न होने की, फिर भ्रष्टाचार भी अपना रोल निभाता है। तो व्यक्ति की मेहनत को देखना चाहिए। जो भी पढ़ा लिखा जहीन व्यक्ति होता है वो मेहनत को, अनुभव को देखता है। और हमारा इनाम तो हमारे सामने है। जब वो कोई कह रहा है कि आपकी कृपा से डीएसपी की पोस्ट मिली, तो डीएसपी लेवल के अधिकारी तो हमारे नीचे हो गए। दूसरी बात, एक लड़का हमारा जो आशीष है, आशीष वो IRAS है, इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसको हमने इंटरव्यू के लिए गाइड किया था। एक वीडियो में हम उसका मैसेज दिखा चुके हैं। उसका इंटरव्यू की वजह से सिलेक्शन नहीं होता था, तो इंटरव्यू के लिए हम बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं इंटरव्यू कैसे दिया जाए। तो उसमें इंटरव्यू में उसका 200 के ऊपर मार्क्स आया था IAS में, और इंटरव्यू की बदौलत ही उसका चयन हो गया। तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तभी ऐसे मैसेज आते हैं कि आपकी कृपा से डीएसपी की पोस्ट मिली। नहीं, चयन के बाद कोई मैसेज नहीं करता है। लोग आते हैं, फीस देते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। वो भीतर से मानता है तभी कहता है आपकी कृपा से पोस्ट मिली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के रिजल्ट के बारे में हम ट्वीट करते रहेंगे। आपसे यही कहना है, जो भी वीडियो में सुन रहे हैं हमको, कि अन्य परीक्षाओं पर भी ध्यान दीजिए और इस पर भी ध्यान दीजिए। साथ में ट्विटर पर आकर रिएक्ट करिए, कमेंट करिए। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।